वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिवियल एज, यानी कि ये युग का भारत था तो उस समय वहाँ पे शासन कैसे होता था और आर्किटेक्चर यानी कि कौन कौन से बांधकाम वहाँ पे किए गए। उसके बाद हमें आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में भी यहाँ इस चैप्टर में लर्न करना है। लेकिन किसके ऊपर लर्न करना है? तो मध्य युग के भारत के ऊपर। ओके। कासम मीन्स लोक डायरो, अ ग्रुप ऑफ फोक सिंगर्स वॉज ऑर्गेनाइज इन द विलेज स्क्वायर लाइक चौक एंड द एंटायर विलेज हैड गैदर्ड देयर एट नाइट। यानी कि उस दिन गांव के चौक में कासम मीर जो है उसका जो लोक डायरा यानी कि आपको पता होगा कि जो सिंगर्स होते हैं, जो फोक सिंगर्स होते हैं, वो सॉन्ग गाते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे ओना इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होते हैं। ठीक है। और पैसे कभी कभी उड़ाते, तो आपने कभी ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे। तो वहाँ पे कुछ फोक सॉन्ग्स गा रहे थे और पूरे गांव के जो लोग थे ना, तो गांव के चौक में ये लोक डायरा ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पे पूरे गांव के लोग गांव के चौक में हाजिर थे रात के समय में। स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन द फ्रंट नाउ। अभी जो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने सबसे पहले पहले की लाइन में अपनी जगह ले ली थी, वहाँ पे बैठ गए थे। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वर ऑल्सो बींग संग एट द लोक डायरो अलॉन्ग विथ फोक सॉन्ग। अभी जो फोक सॉन्ग होते हैं ना, लोकगीत होते हैं ना, उनके साथ कुछ देशभक्ति के गीत भी गाए जा रहे थे। उत्सव लाइक द पालिया रैटिकल सॉन्ग संग इन ऑनर ऑफ अ मैटर्स वेरी मच। अभी उत्सव जो है उसको पालिया रैटिकल यानी कि जो पालिया देव होते हैं ना, पालिया देव यानी कि वो एक बलिदान का प्रतीक होता है। और उसको ये पालिया देव था ना, उसका गीत उत्सव को बहुत ही पसंद आया। जो कि ये गीत किसके लिए गाया जाता है कि जो शहीद हुए होते हैं ना, उनके लिए गाया जाता है। द नेक्स्ट डे ही आस्क हिज ग्रैंडफादर। अभी नेक्स्ट डे उसने अपने ग्रैंडफादर को पूछा, ग्रैंडफादर व्हाट डज पालिया मीन। ग्रैंडफादर को उसने क्या पूछा कि भाई ये पालिया का मीनिंग क्या होता है। तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालिया इज अ मेमोरियल commemorating the heroes. It is the tribute to martyrs who have sacrificed their life while protecting and ensuring the welfare of the people. These palyas are the worship during the festivals and songs are sung as a homage to these martyrs. This is the culture of our country. अभी उसके दादाजी ने उसको समझाया कि पालिया जो है ना, ये पालिया यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, हीरो स्टोन पालिया, एक स्टोन से कुछ मूर्ति जैसा बनाया है और यहाँ पे स्वस्तिक ड्रॉ किया हुआ आपकी बुक में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो उनके पिताजी ने बताया कि पालिया जो है ना वो एक बलिदान का प्रतीक है और कुछ फेस्टिवल्स के दिन, कुछ नेशनल फेस्टिवल्स के दिन ऐसे हमारे जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं लोगों की रक्षा करने में, प्रजा कल्याण का कार्य करने में, तो तब पालिया देव के ऊपर गीत गाया जाता है। और ये सारे सॉन्ग्स किसको डेडिकेट किए जाते हैं? जो हमारे यहाँ पे शहीद होते हैं ना, वो वीर जवानों के ऊपर। और ये जो कुछ फेस्टिवल्स के ऊपर भी उनके सॉन्ग गाए जाते हैं और यहाँ पे शहीदों को याद किया जाता है और ये हमारे देश की संस्कृति है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। उत्सव एंड हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट हिज ग्रैंडफादर प्लीज एलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। अभी उत्सव ने अपने ग्रैंडफादर को पूछा दूसरे दिन की उत्सव और उसके फ्रेंड बहुत ही एक्साइटेड थे, तो उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया कि आप हमें हमारी देश की संस्कृति की बातें करो ना प्लीज़। ओके। तो उनकी ऐसी इच्छा थी कि वो अभी हमारी कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में और भी कुछ जाने। वेट सेट ग्रैंडपा। अभी उसके ग्रैंडपा ने क्या बोला कि रुको। ही वेंट in and come back with some picture. He then asked Utsav, can you see temples in these pictures? It seems as if these stones have their own stories to narrate, isn't it? Today I shall tell you about the civilization and culture of the Rajput age.
अभी जब उत्सव और उसके फ्रेंड्स ऐसा आग्रह रखते हैं, ऐसी बात करते हैं कि भाई दादाजी हमें ये हमारे इंडियन कल्चर और हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताओ, तो उसके दादाजी बोलते हैं रुको, ऐसा कह के वो फिर जाते हैं और कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं। और फिर वो किसके पिक्चर्स होते हैं? वो किसी टेम्पल्स के पिक्चर होते हैं। और ये जो टेम्पल्स होते हैं ना, वो दादाजी उनको दिखा दे हैं कि भाई ये पिक्चर में देखो, ऐसा लगता है कि जैसे ये टेम्पल बनाया है ना, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे पत्थरों को बोलना सिखाया है, ऐसा लगता है कि ये पत्थर अभी बोल उठेंगे। तो इस तरीके से वो अपनी बात शुरू करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि आज मैं आपको ना राजपूत युग की जो संस्कृति है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी हमें लर्न करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। अभी राजपूतों के समय में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। During the Rajput era, India was not ruled over by any one king. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military powers. You have been brief about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. In this chapter, you will learn about this administrative system, literature, architecture, and external invasion during that time. अभी यहाँ पे उसके दादाजी ने राजपूत एज की कुछ इंट्रोडक्शन दे के अपनी बात शुरू की कि भाई राजपूत एरा जो था उस समय में इंडिया एक यूनिट नहीं था, इंडिया में एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, लेकिन बहुत छोटे छोटे रजवाड़ाओं में पूरा इंडिया डिवाइड किया गया था। और वहाँ पे एक राजा, बहुत सारे राजा थे और सारे राजा की पावर्स अपनी मिलिट्री के ऊपर डिपेंड है कि भाई जिसके पास ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री होती है तो वो दूसरे राज्यों पे चढ़ाई करके ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, यानी कि उसका साम्राज्य बड़ा रहता है। और जिसके पास मिलिट्री का पावर कम होता है तो उसका साम्राज्य छोटा रहता है। इसलिए बड़े छोटे साम्राज्य से हमारा भारत देश बना हुआ था। और राजपूत किंग्स के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं? राजपूत एज की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेजन। ओके, अभी पहला हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, पहला जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आफ्टर द 7th century, various राजपूत डायनेस्टीज रूलिंग इंडिया। 7वीं सदी के बाद बहुत सारे राजपूत वंशों ने हमारे भारत पे शासन किया। However, even though different dynasties come to power, there was little change in the administrative system। यानी कि जो सारे शासक थे ना, ये राजपूत काल के दौरान बहुत सारे शासकों आमने सामने आए और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत सारी चेंजेस हुए, यानी कि उनके अलग अलग शासक जैसे आते हैं तो शासन करने का तरीका भी बदल जाता है। दो किंगशिप वॉज हेरिटरी, इट वॉज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। द हेयर apparent selected by the king was called the crown prince. In some cases, even people and ministers elected or selected their king. For example, while in Kashmir, King Yashashakra was selected and enthroned by the Brahmin group. In Gujarat, Kumarpal was selected as a successor by the council of ministers. अभी पहले कैसा था कि राजा का जो बड़ा बेटा होता है, अभी राजा होते हैं ना, उनके बहुत सारे बेटे होते हैं, राइट, क्योंकि उस समय वो लोग 2-3 शादियाँ करते हैं, उनकी 2-3 वाइफ्स होती है तो उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, वो उनका राजा बनता है। राजा के मर जाने के बाद उनका जो बड़ा बेटा है वो राजगद्दी पे आता है, यानी कि पूरा शासन उनके हाथ में आता है। और उसकी जो माँ होती है ना, वो राज्य की राजमाता बनती है। तो अभी राजपूत एरा के दौरान क्या हुआ कि उन लोगों ने ये सिस्टम निकाल दी, क्योंकि राजा जो है ना, वो अपने सारे सन में से जो ज़्यादा एबल होता है ना, उसको राजा के दौर पे चुनते हैं। और कभी कभी तो कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, राज दरबार में कुछ लोग होते हैं ना, उसको भी चुनते हैं, तो उसको बोलते हैं क्राउन प्रिंस। यानी कि जो कोई भी सन को राजा सिलेक्ट करते हैं ना, उनको बोलते हैं क्राउन प्रिंस। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं था कि बड़े जो उनके बेटे हैं ना, सबसे लाइक 4 ब्रदर्स है, एक राजा के 4 बच्चे हैं, तो 4 में से सबसे जो पहला है ना उनका सन, वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। और कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है कि गांव के कुछ लोग थे ना, वो भी राजा बन सकते हैं, यानी कि जो अभी राज दरबार में से या तो फिर राजा के सन में से राजा बनाना ज़रूरी नहीं है, कोई अदर पर्सन को भी राजा ले सकते। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर
कश्मीर में जो यशस्कर नामक पर्सन था, यशस्कर राजा जो थे, उनको किसने इलेक्ट किया था? जो ब्राह्मण ग्रुप थे, ब्राह्मण मंडली थी ना, उन्होंने यशस्कर को राजा बनाया था। उसी तरह से गुजरात में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी ना, उन्होंने कुमारपाल को राजा बनाया था, जो कि किसी राजा का बेटा नहीं था। ठीक है, अभी इस तरीके से राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो सारे सिस्टम यहाँ से निकल गई थी। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड to assist the king to administer and manage the kingdom effectively. Yet at time people become victims of poor or wrong administrative policies. अभी राजा चुने जाने के बाद मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए जाते हैं, और मिनिस्टर किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं कि राजा को जो सबसे पसंदी पर्सन होता है अपने राज दरबार में, या तो फिर उनका जो ज़्यादा विश्वास पात्र इंसान होता है ना, उसको वो मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री के हिसाब से उनको सीट देते हैं, उनको रखते हैं। और राजा जो है तो होता है ना, वो हर बार उसका काम जो होता है ना, वो प्रजा के हित की ओर होना चाहिए। लेकिन उस समय कभी कभी जो लोग हैं ना, वो राजा के किसी गैर वहीवट से भी वो लोग गुजरते थे। कभी कभी राजा जो होते हैं वो प्रजाओं के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, और कभी कभी उनके साथ रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरीके से काम भी करते हैं। यानी कि राजा के कुछ डिसीजंस होते हैं वो समटाइम्स प्रजा के हित में भी नहीं होते, लेकिन वो किसी जगह के राजा के ऊपर डिपेंड करता था। भी थिंक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डज अवर कंट्री फॉलो, यानी कि हमारी कंट्री किस तरीके की शासन व्यवस्था को फॉलो करता है? तो ऑब्वियसली आंसर आएगा डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारा भारत देश स्वतंत्र होने के बाद अभी स्वतंत्र है, और यहाँ पे लोकशाही शासन है, जिसमें पहले इलेक्शन होता है। और उस तरीके से हमारा भारत एक फेडरल स्टेट है, इसलिए यहाँ पे 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो पूरे नेशन में काम करती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हर नेशन के अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में काम करती है वो है स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अभी ब्रिटिश रूल के समय में किस तरीके की शासन व्यवस्था थी हमारे देश में? तो उस समय सरमुखत्यारशाही थी, यानी कि किसी एक पर्सन के हाथ में शासन था, उसमें प्रजा का शोषण किया जाता था, और किसी भी तरीके का कंट्रोल कोई भी एक्टिविटी पे नहीं था। तीसरा है, हाउ वर द मिनिस्टर सिलेक्टेड इन एंसाइंट टाइम्स। अभी पुराने ज़माने में मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट करते थे? तो पहले अभी आगे हमने लर्न किया कि राजा का जो ज़्यादा पसंदीदा पर्सन होता है उनके दरबार में, या तो फिर ज़्यादा विश्वास पात्र पर्सन होता है ना, उसको वो सिलेक्ट करते थे एज अ मिनिस्टर। हाउ आर द मिनिस्टर सिलेक्टेड टुडे। अभी इस समय मिनिस्टर किस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं? तो पहले तो हमारे यहाँ पे किसकी सरकार आएगी उसका इलेक्शन होता है, उसके बाद उनके ग्रुप में सिर्फ उनके जो ग्रुप होते हैं राज्यसभा लोकसभा, उसमें लोग इलेक्ट करते हैं किसी एक पर्सन को एज अ मिनिस्टर। तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट जाते हैं ना, जो प्रेसिडेंट, उसको मिनिस्टर अपना बनाते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन लर्न करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस। विलेज इंस्टीट्यूशन वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, यानी कि जो ग्राम संस्थाएं थी, ग्राम पंचायत थी, तो वो मेडिवल पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो पंचायत लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ पंचायत वॉज कॉल्ड द मुखी और सरपंच, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। अभी जो पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत होती है, उस समय वो ही पूरे गांव का एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, शासन करती थी। और जो पंचायत में जो हेड होते हैं ना, उसको मुखी या तो फिर सरपंच कहते थे। और ये जो सरपंच होते थे ना, वो अपने पूरे गांव वालों को प्रोटेक्ट करना और उनको अच्छे से अच्छा न्याय देना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसके लिए जवाबदार थे। हिज वॉज द फाइनल वर्ड। अभी वो जो कहते हैं ना, वही फाइनल होता है। जैसे कि अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट से वो जो चुकादा सुनाती है, वो जो न्याय लेके आती है, वो जो डिसाइड करती है, वो हमारे पूरे नेशन में फाइनल होता है। हाई कोर्ट है, वो सब इस तरीके से जो अलग अलग जगहों पे उनके हेड होते हैं, वो जो बोलते हैं ना, वही फाइनल। जैसे कि हमारे घर में हमारे फादर होते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, तो जिसके घर में जिसकी ज़्यादा चलती है उस तरीके का होता है। तो वो एक हेड पर्सन होता है, फादर या तो फिर मदर। वो हमें एक बार बोल देते कि भाई ये काम नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है, उसके आगे हमारी नहीं चलती है। इसी तरीके से गांव में जो सरपंच होते हैं ना, वो एक बार बोल देते हैं कि जी यही डिसाइड किया जाएगा और यही आप लोगों को फॉलो करना है, यही निर्णय है। तो उनकी जो बोली होती है ना, वही फाइनल होती है। स्टिल इन मैनी केसेस द ग्राम सभा वुड ऑल्सो गिव verdict एंड पनिश culprits।
सरपंच तो न्याय देते ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ग्राम सभा पे कुछ कमेटी मेंबर्स होते हैं जो ग्राम सभा में होते हैं, तो वो भी न्याय करते थे, और कभी कभी जो गुनाह करता है उसको सजा भी वो ही देते थे। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। आज के समय में भी गांव में ग्राम पंचायत ही काम करती है, और वहाँ पे जो बड़े होते हैं ना, वो लोगों को पंचायत में या तो फिर इसी तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। एट द टाइम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। अभी जो राजा की सबसे मेन इनकम कौन सी होती है? लैंड रेवेन्यू। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, बट यूजुअली द 6 पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेक एज द लैंड रेवेन्यू। अभी सारा जो राज्य होता है ना, सबकी अलग अलग प्रथा होती थी कि ज़मीन के ऊपर महसूल कलेक्ट करने की, लेकिन उनकी जो उत्पादन होता है ना, उसका 6 पार्ट हमेशा जनरल यही था कि उनकी ज़मीन की जो उपज होती है ना, उसका सपोज वहाँ पे 1000 या तो फिर फॉर एग्जांपल 3000 इस तरीके की जो उपज होती है, उसका 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 डिवाइडेड बाई 6 जितना आता है ना, उतना उसको टैक्स पे करना होता है। सपोज कि हमारे पास 10 रुपीज़ होते हैं, तो उसका 6 पास जितना होता है ना, उतना हमें उनको टैक्स पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वेर ऑल्सो laid on the people. Different officers were appointed for different activities. Moreover, taxes were collected at ports and octroi points. Landlords collect the tax and paid tribute to the kings. अभी जमीन महसूल के साथ साथ प्रजा जो होती थी ना, वो दूसरा भी किसी टाइप्स का टैक्स पे करती थी, और साथ ही साथ उनको टैक्स पे करना होता था पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स। ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स यानी कि जकात, जिसको हम बोलते हैं नूर जकात। ओके, पोर्ट्स यानी कि जो बंदर होते हैं ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारा कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए और परचेज करने के लिए भी हमें टैक्स पे करना होता है। तो ये टैक्स भी प्रजा भरती थी, और साथ ही साथ जो सामंत होते हैं ना, वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और उसमें से कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो राजा को दे देते थे और कुछ अपने पास रख लेते थे। अभी नेक्स्ट पोर्शन है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि साहित्य। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज लिटरेचर ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी कि उस समय धार्मिक और अदर जो साहित्य होता है ना, दूसरा जो साहित्य होता है, उसके बारे में ज़्यादा लिखा गया था। स्कॉलर्स इन एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रिगॉन फ्रॉम किंग्स, यानी कि उस समय जो विद्वान होते थे ना और विद्या होती थी, उनको ज़्यादा उत्तेजित किया जाता था, उनको ज़्यादा प्रमाण दिया जाता था। मैनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज इन द संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एटसेट्रा। अभी कौन कौन सी भाषाओं में साहित्य लिखा गया है? संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। द ग्रेट संस्कृत पोएट मार्क कंपोज द एपिक शिशुपालवद्दा। दिस एपिक डिस्क्राइब द किंग ऑफ शिशुपाल बाय श्री कृष्णा। अभी उस समय के कोई महान कवि थे, कवि माघे। उन्होंने शिशुपाल वध नाम का एक महाकाव्य रचा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किस तरीके से किया वो डिस्क्राइब किया गया है। सिमिलरली अनदर पोएट श्री हर्ष wrote the epic निशाचन चरित्रा which is about the story of नल एंड दमयंती। भी नल और दमयंती एक राजा रानी की एक स्टोरी है, एक प्रणय कथा है, एक लव स्टोरी है, तो वो लिखी थी श्री हर्ष ने, जिसका नाम था निशाचर चरित्र। इवन सॉन्ग्स बाय राधा एंड अदर गोपीज sung in the praise of Lord Krishna were presented in a lyrical मैनर। अभी राधा और गोपी, यानी कि हमें पता है कि श्री कृष्ण भगवान की जो राधा उसके साथ गोपियों के साथ उन्होंने जो भक्ति की है, उनकी जो रास लीला की है, वो सारे प्रसंग भी वर्णवित किए जाते थे, उसको भी डेडिकेट किया जाता था, और इसके ऊपर भी बहुत सारे कविताएं बनी है। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वेर ऑल्सो कंपोज इन अ पैटिक मैनर। अभी महाकाव्य के रूप में ना किसी राजाओं की बायोग्राफी होती है, उनके अचीवमेंट्स होते हैं, उन्होंने जो भी कामयाबी प्राप्त की हुई होती है, और उनके जीवन चरित्र के बारे में काव्य के रूप में कंपोज किया जाता था। हेमचंद्राचार्य व्रॉट कुमारपाल चरित्र बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल इन द ग्रामर बुक सिद्धेम Shabdanu-Shashan. As the title indicates, the name of King Siddharaj Jaisingh and Hemchandracharya are associated with this book. This book was considered to so important that it was placed on the elephant during the
पोजीशन इन द पाटन। अभी जो हेमचंद्राचार्य है, यहाँ पे उनकी फोटो एक दी है आपकी बुक में, आप देख सकते हो पेज नंबर 30 पे। जो हेमचंद्राचार्य है उन्होंने कुमारपाल चरित्र नाम का एक बुक लिखा था। जो कुमारपाल सोलंकी वंश के जो राजा थे गुजरात के, कुमारपाल, उनके जीवन के ऊपर बेस्ड था। साथ ही साथ उन्होंने एक ग्रामर बुक लिखी थी, सिद्धहेम शब्दानुशासन। और उन्होंने सिद्धराज जयसी को डेडिकेट करके एक पुस्तक लिखा था। और वो जो पुस्तक जब उसका जो ग्रंथ पूजा ऐसा बोला जाता है ना कि जो बुक्स हम किसी को डेडिकेट करते हैं तो एक से लाइक सेलिब्रेशन जैसा अभी के समय में होता है। तो उस समय हाथी के ऊपर ये बुक रख के, ये ग्रंथ रख के उसकी सवारी पूरे पाटन में की गई थी। यानी कि ये जो है सिद्धहेम शब्दानुशासन बुक है वो हेमचंद्राचार्य ने सिद्धराज जयसिंह को डेडिकेट किया था, उनको समर्पित किया था। और उस बुक में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। साथ ही साथ वो ग्रामर की बुक है तो उसके बारे में भी लिखा गया है। और उसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है, अगर आपके पास स्टोरी बुक अवेलेबल हो तो आप उसको जान सकते हो। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज ऑल्सो वॉज रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। भवभूति wrote Uttar Ramcharitra while Pandit Narayana composed Hitopadesh, a collection of stories based on Panchatantra. Either your school or a nearby library must be having books containing collection of stories of folk tales. Let us now do reading एक्टिविटी। अभी जो उस समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविताएं और साहित्य ही लिखे गए थे, उस समय कुछ नाटक भी लिखे गए थे। उसमें जो भवभूति थे उन्होंने उत्तर रामचरित्र नाम का एक नाटक लिखा था। पंडित नारायणा थे, उन्होंने हितोपदेश यानी कि जो पंचतंत्र की कथा है ना उनके बेस के ऊपर एक पुस्तक लिखा था। तो आपको क्या करना है कि कहीं से भी ये जो स्टोरी कलेक्शन मिलता है आपको, तो आपको ये बुक्स लेके उसको लर्न करनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमें कुछ लर्न करना है। जो यहाँ पे लिया है पोएट और ऑथर, उसके बाद वर्क, उसके बाद पोएट और ऑथर, उसके बाद वर्क, यानी कि कुछ 6 नेम हमें दिए गए हैं किसी पोएट के नाम और उसके जो वर्क्स यानी कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में। तो पहला है विशाखा दत्त, जिन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस नाम की कृति। उसके बाद है कलहर, जिन्होंने लिखी थी राजतरंगिनी। उसके बाद है बिल्हन, जिन्होंने लिखा था विक्रमादेव चरित्र। उसके बाद पोएट और ऑथर फिर से है और यहाँ पे नाम ले है सोमदेव, जिन्होंने लिखा था कथा सरित सागर। चंद्रबरदाई है, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। अभी पृथ्वीराज रासो ये जो नेम है उसके बारे में हमने लास्ट जो मेडिवल एज का जो चैप्टर पढ़ा था, राजपूत एज का, उसमें पढ़ा था कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज जैसी कि पृथ्वीराज जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके ऊपर एक बुक लिखी है, वो उसका नेम था पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है मेतुरुंगु मेरुतुंग, उन्होंने लिखा था प्रबोध चिंतामणि। फिर से ये नाम हम लर्न करेंगे। विशाखा दत्त, जिन्होंने लिखा था मुद्र राक्षस। कलहर, जिन्होंने लिखा था राजतरंगिनी। बिल्हन, जिन्होंने लिखा था विक्रमादेव चरित्र। सोमदेव, उन्होंने लिखा था कथासरित सागर। चंद्रबरदाई, उन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो। और मैरुतुंग, जिन्होंने लिखा था प्रबोध चिंतामणि। तो ये जो लिटरेचर का पोर्शन है उसमें जो सारे नेम आए, और यहाँ पे जो नेम है ना वो आपको एकदम पक्के याद कर लेने हैं, क्योंकि आगे जाके ये आपको बहुत ही काम आएगा। हमने प्राचीन भारत के बारे में लर्न किया, अभी हम लर्न करें मध्य युग के भारत के बारे में। तो मध्य युग के भारत के बारे में कौन कौन सी चीज़ें किस समय क्या हुआ, ये स्टोरीज के हिसाब से आपको पूरा याद रखना होगा। आगे जाके भी हिस्ट्री के पोर्शन में ये आने वाला है। अभी हम नेक्स्ट जो पोर्शन लर्न करेंगे वो है आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य। Among the various constructions during the Rajput age, temple construct is noteworthy. The Rajput kings were fond of constructing grand and artistic buildings. The architecture and the sculpture of the time is evident from the temples, forts, places, lakes, etc. यानी कि जो राजपूत युग में जो सारे बांधकाम हुए थे, जो सारे स्थापत्य हुए थे, वो बहुत ही नोन पात्र है। और जो राजपूत राजाओं थे ना वो बहुत ही भव्य और एकदम कलात्मक बांधकाम बांधने के बहुत शौकीन थे। वो अच्छी अच्छी ये सारी चीज़ें बनवाने के बहुत ही शौकीन थे। और साथ ही साथ उन्होंने जो सारे टेम्पल्स है, कुछ किले है, कुछ राजमहल है, कुछ लेक्स है, ये सारे चीज़ बनाई है ना, वो उससे उनके इंटरेस्ट का, उनके आर्ट के प्रति लव का, कि उनकी रिस्पेक्ट का हमें ख्याल आ जाता है। अमोंग द टेम्पल्स खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पूरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। भी यहाँ पे हमें एक टेम्पल दिया है
द तांजोर टेम्पल, तांजोर का टेम्पल है। और नीचे की बॉक्स में एक टेम्पल दिया है खजुराहो, खजुराहो का जो टेम्पल है, तो ये खजुराहो का जो टेम्पल है ना वो मध्य प्रदेश में है। और जो पुरी टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ, जिसको जगन्नाथ पुरी बोलते हैं, वो बहुत ही फेमस है। वो अपने स्थापत्य और शिल्पकलाओं के बारे में बहुत ही फेमस है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, वो भी उसी समय में उसका बांधकाम हुआ था। तो कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेट फिटनेस एंड वॉज शेप लाइक अ चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। अब ये जो कोणार्क का मंदिर है ना, वो इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे जो 7 घोड़े होते हैं ना, वो किसी रथ को लेकर जा रहे हो। अमोंग द अदर सन टेम्पल्स ऑफ इंडिया, द मार्टन टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड द मोढेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। अभी बहुत सारे सूर्य मंदिर है हमारे यहाँ पे, लेकिन एक मातन टेम्पल है जो कश्मीर में आया हुआ है, और जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है जो कि गुजरात में आया हुआ है, वो बहुत ही फेमस है। अ प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ द मोढेरा टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल। अभी आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस समय में इस तरीके का बांधकाम कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ना, तो उसमें उसका बांधकाम कैसे किया गया है पता है, कि जैसे दिन उगता है ना, दिन होता है, तो सबसे पहली जो सूर्य की किरण होती है ना, वो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है ना, सीधे उसके ऊपर जाती है। तो इस तरीके का बांधकाम उस समय में किया गया था। द इलोरा केव ऑफ द दक्कन हैव caves representing the religious Hinduism, Buddhism and Jainism. One among these is the Grand Kailash टेम्पल। अभी जो इलोरा का दक्षिण भारत में जो लाइक गुफा है ना, लाइक टेम्पल जैसा है, वहाँ पे हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। इस तरीके की अलग अलग गुफाएं है वहाँ पे, जो तीनों अलग अलग रिलीजियस को डेडिकेट करता है। अलग अलग रिलीजियस की कुछ अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे उसको लाइक शिल्प काम उसके ऊपर किया गया है। और उसके अंदर एक कैलाश मंदिर है, वह बहुत ही भव्य है। दिस एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3-face स्कल्पचर ऑफ अ लॉर्ड शिवा। अभी एलिफेंटा की जो गुफा है, वहाँ पे शिवो की 3 मुख वाली एक प्रतिमा है जो कि बहुत ही फेमस है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। अभी मदुराई का एक मीनाक्षी नामक टेम्पल है जो क्या है मदुराई में, वो पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है। द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर their imposing gateways called Gopurams. After hearing about the fame of such grand temples, many foreign invaders come to loot them. Look, यहाँ पे आएगा loot them. The magnificent Somnath temple of Gujarat was attacked many times. अभी जो भारत के जो ये सारे मंदिर है ना, तो वहाँ पे ये सारे मंदिर का नाम सुन के ना बहुत सारे विजिटर्स जो थे दूसरे देश के, वो यहाँ पे आए थे लूट के लिए। ये राइट है, यहाँ पे आएगा LOOT, लूट के लिए, मंदिरों को लूटने के लिए, क्योंकि इतने सारे भव्य मंदिर है वहाँ पे, सोने चांदी के गहने होते हैं। साथ ही साथ मंदिरों का जो बांधकाम होता है ना, वो कभी कभी किसी मंदिर का जो शिखर होता है वो सोने से मढ़ा हुआ होता है। तो इतनी भव्यता देख के ना सब जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके जो आतंकवादी होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे हमला करने के लिए आते हैं। और दक्षिण भारत के मंदिर का जो एक प्रवेश द्वार है जिसका नाम है गोपुरम, जो कि एक प्रवेश द्वार है, वो बहुत ही फेमस है। और सबसे ऊंचा वो हाइट में बहुत ही बड़ा है, इसलिए। और साथ ही साथ इतनी बड़ी हाइट पे उसको बनाना, उतना अच्छा शिल्प काम करना, तो उनकी वो एक खासियत है। और हमारे यहाँ का सोमनाथ मंदिर है ना, तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर बहुत बार अटैक्स हुए थे। तो आप ये सारी हिस्ट्रीज है गूगल के ऊपर, आप ये सारे मंदिर की फ़ोटो सर्च मार के देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल्स हैं। उसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।